बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? आप बेटा इससे साथ कर लेना, आप फ्रंट दो ना फ्रंट इधर कर, आप लोग जरा साथ साथ ना चेयर इस तरफ कर लेना, इधर से जगह छोड़ दो, आप साथ में ना, ये अपनी चेयर कहीं से मंगवा दे, किसी को कह दो जरा मंगवा दो। आप बेटा अपनी चेयर जरा दरमियान में कर लो, थोड़ी सी आगे ले आओ, फ्लावर कर लो। चले सर जी स्टार्ट करें काइंडली, पेज नंबर 2 निकालें सर। चले बेटा जो कल डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वहीं से शुरू करें यहाँ पर, चले काइंडली खामोशी प्लीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ये काइंडली जरा थोड़ा सा पीछे अगर रखें, फिर ये चेयर्स बड़ी हैं जरा, मतलब ये बच्चों की जरा चेयर्स छोटी हैं, यहाँ से बड़ी चेयर शुरू हो रही है ना, अगर वहीं तक कर लें, सॉरी मैंने थोड़ा सा आगे वैसे कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये फिर बच्चे जो पीछे बैठे उन्हें नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा पीछे, यहाँ से ये बड़ी चेयर स्टार्ट हो रही है। ये बेटा डिस्कशन स्टार्ट हुई थी हमारी कल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड, रजिस्टर खोलें जरा, स्टार्ट कर लें बस। जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा आप परचेज करेंगे तो इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे डेबिट करेंगे, ठीक है जी, इनिशियली हमेशा किस पे डेबिट करेंगे? हाँ, सब्सिक्वेंटली आफ्टर डेबिटिंग द एसेट एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली बाद में आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं और इवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो उसी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस करके जो कैरिंग अमाउंट बनेगी उस पे अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है सर। इवन अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर भी लें तो सबसीक्वेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट होना, शुरू में इवन देन एसेट ने किस अमाउंट पे डेबिट होना, वो कॉस्ट पे रहना, जब भी कोई एसेट आएगा उसे कॉस्ट पे ही रहना शुरू में, सबसीक्वेंटली आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर दो मॉडल्स हैं, तो मींस टू से सेकंड पेज पे है, मैंने जो रिवैल्यूएशन की एग्जांपल स्टार्ट की थी उसमें एग्जांपल नंबर 1 देखो, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, तो ये नहीं होना कि पहले दिन ही फेयर वैल्यू, जो पहले दिन की बात नहीं हो रही, एसेट अगर आया तो किस पे ही रहना उसमें, उस वक्त कॉस्ट पे ही होना, फिर हो सकता है कुछ अर्सा गुजर गया हो और फिर किसी सब्सिक्वेंट डेट पे आप रिवैल्यूएशन करना चाह रहे हो, ये पहले दिन रिवैल्यूएशन नहीं होनी, पहले दिन एसेट ने किस अमाउंट पे रहना और हो सकता है कुछ अर्सा गुजर गया हो और देन आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो। तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन एग्जांपल 1, अब काइंडली वहीं से दोबारा शुरू कर लें, उसके बाद डिस्कशन जहां से खत्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे, रिवाइज करने का वाला। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, क्या कुछ अर्सा उसे इस्तेमाल किया था, कितना डेप्रिशिएट हो गया था एसेट, बोर्ड पे नजर आ रहा है सर, देयरफॉर वो एसेट कितने का रह गया था इस्तेमाल के बाद, किस दिन रह गया होगा, जिस दिन आप रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे, जिस दिन आप रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे, पहला आपका काम ये है कि उस दिन की आपने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी, पहले ये देखना है कि बुक्स में हमारे एसेट रह कितने पे गए,
ठीक है, किस दिन ये काम होना? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे पहला काम आप कैरिंग अमाउंट एस्टिमेट करेंगे या कहने कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी? फिर आप उस दिन की फेयर वैल्यू ढूंढेंगे जो डिफरेंट एग्जामिनर बताए। फिर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या फेयर वैल्यू ज्यादा है। हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल में ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाए, लेकिन पहले क्या पता होना चाहिए कि वो है कितने पे। तो बिफोर इवैल्यूएशन हमारी ये मशीन कितने पे है? 3,50,000। ये कितने पे आनी चाहिए? फेयर वैल्यू पे आनी चाहिए, 6 लाख। तो अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या लॉस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 में पहले, बिफोर वी कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ गेन। फिर ये भी हो सकता है कि रिवैल्यूएशन डेट सपोज थी 30 जून 2015। कोई और एग्जांपल में के तौर पर बिल्डिंग ले रहे थे हम। बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट क्या थी रिवैल्यूएशन डेट पे? 11 लाख। ठीक है सर। फेयर वैल्यू सपोज थी 1,50,000। रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके एसेट ने फेयर वैल्यू पे आना है, चाहे वो फेयर वैल्यू कम है या ज्यादा है। अब कितने वाला एसेट कितने रुपए का मार्केट में रह गया है? 11 लाख रुपीज वाला एसेट 1,50,000 का रह गया है। तो इस केस में फिर हमें गेन एक्सपेक्ट है या लॉस एक्सपेक्ट है? कितना लॉस? तो गेन कब होगा? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। कैरिंग अमाउंट से मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और अगर मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है तो हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले जरा लॉस की तरफ फाइनल आ जाए। डिफरेंस समझ आता है? 9,50,000। अब जरा आ जाए जरा अकॉर्डिंग टू IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उसमें फिर इन एक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस के लिए कुछ टर्म्स यूज होंगी। तो जरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े 1,50,000 से आगे। देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 950,000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन लॉस अकॉर्डिंग टू IAS 16। तो रिवैल्यूएशन लॉस मींस क्या होगा कि हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? रिवैल्यूएशन लॉस कब एक्सपेक्टेड होगा? जब फेयर वैल्यू कम हो। अब यहां फिर मैंने कल कहा था कि ये एक्सपेक्टेड गेन्स और एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं। क्या इनमें से एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड लॉसेस इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में दोनों ने जाना है? या फिर जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, लेट मी एक मिनट मैं कंप्लीट करूंगा। फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहां ज़हन में आना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एंटिसिपेटेड लॉसेस तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड अगर गेन्स हो तो वो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। तो पहले क्योंकि ये लॉस है तो लॉस की जरा डिस्कशन कंप्लीट करना जी। एसेट कितने पे था बिफोर दिस रिवैल्यूएशन? 11 लाख, और फेयर वैल्यू है 1,50,000। एसेट ने बढ़ना है कम होना है? कितने से कम होना है? तो ये एंट्री करने का बड़ा तरीका जरा गौर से सुनिएगा। बिल्डिंग हमारे एसेट का नाम है। अगर लॉस है तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? तो क्रेडिट हो जाएगा एसेट। इस केस में कितने से? अगर मैं 11 लाख वाला एसेट 9,50,000 से क्रेडिट करके कम कर दूं तो फिर ये एसेट हमारा कितने पे आ जाएगा? 150,000 पे। और सेकंड इफेक्ट लॉस के तौर पे कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होके अमाउंट चली जाएगी। अपने हाथ से भी एंट्री लिखे, नीचे लिखी तो भी अपने हाथ से लिखो, किसी बुक पे लिखे, बुक पे लिखे या नेक्स्ट पेज पे लिखी होगी। इधर एसी जरा सारे चेक कर लो। 24 पे चल रहा है, नहीं टेम्परेचर पर देखो, बाकी भी जरा देखो। क्या ये एक्चुअल लॉस है सर? लेकिन क्या इवन देन इमीडिएटली रिकॉर्ड हुआ सर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में लाएं जरा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं याद आते हैं सर? वहां उन एक्सपेंसेस में एक और हेड किस नाम से अपीयर हो रहा होगा? रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। इस एंट्री से कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा सर? प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? आपके पास जो एंट्री लिखी है उसके नीचे वाली एक लाइन अंडरलाइन करें, नेक्स्ट पेज पे शायद।
रिवैल्यूएशन लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द पीरियड इन विच इट अराइजेस। जिस साल ये लॉस आया होगा उस साल के फिर प्रॉफिट लॉस में ये फिगर चली जाएगी। तो इस एंट्री से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, और बिल्डिंग जो है कितने से कम होके, कितने वाली बिल्डिंग कितने से कम होके कितने की रह जाएगी, 11 लाख वाली बिल्डिंग 9,50,000 से कम होके फिर मार्केट वैल्यू 1,50,000 का। यहाँ तक ठीक है प्लीज? कोई कंफ्यूजन इस लॉस वाली एंट्री में? क्या करना है सर? ना करें यार, किसी और भाई की तरफ भी थोड़ी सी आवाज आ लेना। नहीं कर, मतलब नहीं चल रहा, ये अपने तक रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे। सर जी नीचे जरा, नीचे मीन्स ऊपर जी। मशीन वाली एग्जांपल पे हैं जी, वापस पिछले पेज पे। अब 2,50,000 का गेन एक्सपेक्टेड है मशीनरी पे। ये बात जरा थोड़ी सी आपके लिए जरा नहीं है, बहुत ध्यान से सुननी। गेन क्योंकि एक्सपेक्टेड है इसलिए इमीडिएटली इसने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं और गेन आ रहा है और गेन ने प्रॉफिट लॉस में भी नहीं जाना, तो फिर उसकी एंट्री कैसे होती है और वो इफेक्ट्स कहाँ जाते हैं? काइंडली 2-3 मिनट मेरी बात रहो, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये डिसाइड कर लें 3,50,000 का एसेट है और 6 लाख फेयर वैल्यू है। एसेट ने बढ़ना है कम होना? बढ़ना है, लेकिन ऐसे बढ़ना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन। तो तरीका सर इसका ये होता है कि इनिशियली पहले तो एक एंट्रीज बना लेना। मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट कितने से? मशीनरी डेबिट कितने से? 250,000 से। देन जो एक्सपेक्टेड गेन है अकॉर्डिंग टू द IAS 16, ये भी वर्ड ढूंढे पेज नंबर 2 के दरम्यान में कहीं, इवैल्यूएशन सरप्लस। एक्सपेक्टेड गेन इस स्टैंडर्ड में क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर एक्सपेक्टेड लॉस हो तो रिवैल्यूएशन लॉस। देन बड़ा तरीका इसका ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन है, एक्सपेक्टेड गेन है, तो ये तो हो गया क्रेडिट। लेकिन प्लीज परेशान नहीं होना, गौर से मेरी बात सुनिए अगली। देन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना, एक्सपेक्टेड गेन है। करना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या होता है उसमें? एसेट्स में क्या होता है? एक मिनट सर, एक मिनट चांस तो दें बस, ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूँ साथ साथ। नॉन करंट एसेट्स में आपके, नहीं इस बिल्डिंग की बजाय मशीनरी पे आ जाओ। ये मशीनरी, अब डाटा काइंडली अपनी बुक से देखना अपना। बिफोर दिस एंट्री कितने पे आ रही होगी? ना ना, बिफोर दिस एंट्री फाइनली कितनी अमाउंट पे आ रही होगी? 350,000 पे आ रही होगी। यकीनन 5 लाख की थी, 1,50,000 डेप्रिशिएट हो गया है। कितनी अमाउंट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी? कैरिंग अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे आ रही होगी। तो व्हाट वाज द अमाउंट बिफोर इवैल्यूएशन? 3,50,000। देन आपने ये अभी एंट्री अगर कर ली तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? 2,50,000 मशीनरी के अमाउंट में प्लस हो जाएगा, माइनस 2,50,000 प्लस होके मशीनरी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी। जब भी कभी आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो आफ्टर रिवैल्यूएशन आपका जो एसेट है फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर लॉस है तो क्रेडिट होके, बिल्डिंग देखें, लॉस है तो क्रेडिट होके किस अमाउंट पे आ जाएगा? फेयर वैल्यू पे। और अगर सरप्लस होगा तो डेबिट होके फाइनली किस अमाउंट पे आ जाएगा? तो जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे आपका एसेट किस अमाउंट की बजाय किस अमाउंट पे आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट जो पुरानी होगी उसकी बजाय फेयर वैल्यू पे आता है। तो 2,50,000 अगर प्लस करें तो 6 लाख पे एसेट आ जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये मैंने आपके सामने अभी डेबिट इफेक्ट लिखा है। देन ऑब्वियस इसमें करंट एसेट्स आएंगे, उसकी इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रही। करंट एसेट्स जरा आगे चलें, टोटल एसेट्स हो जाएंगे। इक्विटी पे आए जरा, कल वाली डिस्कशंस काइंडली ध्यान में रखनी है आपने। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी के कल वाले हेड्स बोला। शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर ज़हन में लाएं। 4 मेन चीजें बोलें।
brought down retained earnings, profit for the year, dividend if any, closing balance, जो closing balance होगा वो statement of financial position में आ जाएगा. Then sir immediately after this retained earnings, ये जो revaluation surplus credit हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये इक्विटी का पार्ट बन जाएगा इमीडिएटली आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स के फौरन बाद एक नया हेड अपीयर हो जाएगा बाय द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस. क्या मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री की थी? मशीनरी डेबिट, एसेट में डेबिट हो गई, और सेकंड इफेक्ट इक्विटी में ही रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से एक नया हेड अपीयर हो जाएगा. मींस से मेरी इस जर्नल एंट्री से मशीनरी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होने से what will be the effect on the statement of profit and loss? ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं जाना? एक्सपेक्टेड गेन है, देयरफॉर इस गेन को स्ट्रेट वे आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है? रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन के भी नीचे. क्या इस 2.5 लाख को इफेक्ट इस रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट में है? रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट में क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन. तो इस डबल एंट्री से एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ कहाँ इफेक्ट्स आएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट्स में, और सेकंड इफेक्ट इसका इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद अपीयर हो जाएगा. ठीक है. अब व्हाई दिस डिफरेंस, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंट्री ऑफ लॉस एंड द सरप्लस? लॉस अगर एक्सपेक्टेड भी हो तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन गेन अगर एक्सपेक्टेड है तो अभी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा जब तक वो एक्चुअल गेन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. तो देयरफॉर जब भी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट हम एंट्री बोलेंगे तो काइंडली आपके ज़हन में आ जाया करेगा कहाँ कहाँ इफेक्ट्स जा रहे हैं. नंबर 1 कहाँ इफेक्ट जा रहा है? नॉन करंट एसेट्स में, और नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स में. रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद इक्विटी में एक नया हेड किस नाम से अपीयर हो जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से. और डेफिनेटली फिर ये इक्विटी का एक टोटल हो जाएगा जिसमें जो भी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस की अमाउंट्स ऐड होकर अमाउंट बनेगी. नॉन करंट लायबिलिटीज एज इट इज है और करंट लायबिलिटीज फिर एज इट इज होंगे. मींस से कोई और चेंज हमारी एंट्री से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं रहेगा. आपने अब क्या करना है, अपने पेज नंबर 2 पे आए. पेज नंबर 2 के नीचे अगर कोई थोड़ी सी एफर्ट करके जगह बना सकते हैं कहीं. ये बुक पे इसलिए लिखे ताकि जरा जब कभी हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो यहीं से मिल जाए. या इस तरह पेज नंबर 2 के राइट साइड पे जरा जहाँ वो छोटी सी वर्किंग हुई है आपके पास, वहां जरा जगह बन जाएगी. तो अगर थोड़ी सी एफर्ट करके जरा शॉर्ट वर्ड्स में लिखना. एंट्री तो होगी भी आपके पास बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ऑफ मशीनरी डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट जरा इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी अपने पास बनाएंगे. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई प्लीज? इसको टेबल को आगे कर लेते सारे में से पानी निकल. इसको भी जरा देखते हैं, पहले ये टेबल आगे कर लेते. चलता है अंदर में पानी गिरता है. ये बड़ा बात समझ आ गई प्लीज? ये अपनी डिवाइसेस वगैरह जरा साइड पे कर ले, उसको बस पानी ना गिरे, बाकी चाहिए. जी एनी कंफ्यूजन एनी वे सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? और सर जी क्लियर है सर? जी कुछ कन्फ्यूजन जरूर होगी, कल आप परेशान से जाता है. पहले सर मैं जरा बात पूरी नहीं मैं कर सका था, इसलिए जरा कंफ्यूजन रह गई.
जी सर, नोट कर लेंगे तो बताना प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, अगर इवैल्यूएशन लॉस हो तो क्या काउंटिंग एंट्री किया करेंगे? बेटा वो प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, इमीडिएट रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स पे इफेक्ट ना आए। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर है तो क्या एंट्री किया करेंगे? इसका बड़ा तरीका ये होता है कि सोचने का, अगर सरप्लस कभी भी है तो एसेट बढ़ा हुआ करेगा, तो एसेट के अगर एंगल सोचेंगे तो एंट्री बनाना आसान हो जाएगा, और अगर लॉस है तो एसेट कम हो रहा है, तो अगर एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट, लॉस डेबिट, और अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट एंड सरप्लस। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? देन जरा जो हमने पढ़ा अभी उसको जरा थर्ड पेज के स्टार्ट पे आपके पास लिखा हुआ एक कंक्लूजन के एंगल से सेंटेंस पढ़ दो। जी ठीक है बिलाल सर। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन देयर कुड बी अ रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस, ऐसे ही है सर? या फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगी और या फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम होगी। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। आफ्टर रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। सोचें, चाहे सरप्लस है चाहे लॉस है, रिवैल्यूएशन की एंट्री अगर आप कर लेंगे तो क्या एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा सर? क्लियर है सर? पिछले पेज पे देखें एग्जांपल 1। अगर 2,50,000 से एंट्री करें, प्लीज कंसंट्रेट किया करें, अगर 2,50,000 से एंट्री करें तो कितने वाला एसेट कितने पे आ जाएगा? 6 लाख पे आ जाएगा। और अगर 9,50,000 से सेकंड एग्जांपल में एंट्री करें तो 11 लाख वाला एसेट 950,000 से रिड्यूस होके 150,000 पे आ जाएगा। तो चाहे लॉस हो चाहे सरप्लस हो, आफ्टर इवैल्यूएशन एसेट विल बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। और देयरफॉर नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर इवैल्यूएशन फिर आप कॉस्ट डेप्रिशिएट करेंगे या फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे? फिर फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का मतलब हम काउंट किया करेंगे कि रिवैल्यूएशन के बाद कितनी इसकी एसेट की लाइफ रह गई है। कैसे काउंट कर सकते हैं हम? अगर हमें टोटल लाइफ पता हो और ये पता चल जाए कितने अरसे कितना साल गुजर गए बीच में, तो रिमेनिंग लाइफ काउंट हो सकती है सर। अगर एग्जामिनर रिमेनिंग लाइफ दे देगा तो वो यूज कर लेंगे। क्या रिमेनिंग लाइफ का एस्टिमेट भी चेंज हो सकता है सर? एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं सर। अगर एग्जामिनर रिमेनिंग लाइफ दे देगा फिर वो यूज करेंगे, और अगर वो ना दे तो क्या टोटल लाइफ में से जो साल गुजर गए उनको माइनस करके रिमेनिंग लाइफ फाइंड आउट की जा सकती है? किस दिन से ऑनवर्ड्स, एक मिनट, किस दिन से ऑनवर्ड्स एसेट फिर फेयर वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा? जब रिवैल्यूएशन हो जाएगी तो आपने फिर फेयर वैल्यू को डेप्रिशिएट किया करना है ओवर द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये काइंडली सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो दफा वैसी तरह देख के बोलना। आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पढ़ने एक नजर दोबारा पढ़ना तीनों पॉइंट्स। देन रजिस्टर खोलेगा। वैल्यूएशन मॉडल अगर अडॉप्ट हो जाएगा तो देन फिर आप फेयर वैल्यू पे एसेट को लाके आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस, फ्यूचर में जो एसेट की फेयर वैल्यू है उसका रिमेनिंग लाइफ से डेप्रिशिएट करता है। एक एग्जांपल काइंडली नोट करेंगे जरा, बुक जरा 2-3 मिनट बंद ही कर दो फिर मैं दोबारा करता हूँ। लेट्स अज्यूम सर एक मशीनरी है, ये लिख लो मेरे साथ जरा एग्जांपल।
उसकी अपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन की, सपोज 30th June 2019, और सपोज 5 लाख रुपीस रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। प्लीज छोटी छोटी चीजें सही क्लियर करिएगा मेरे साथ। हमारे पास सपोज एक मशीनरी है, उसका फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यू किया 30th June 19 पे 5 लाख रुपीस का रिवैल्यूएशन सरप्लस कैसे आ गया होगा, किसको किससे कंपेयर किया होगा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया होगा। फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, 5 लाख ज्यादा होगी, तभी रिवैल्यूएशन सरप्लस है। क्या आपने एंट्री कर ली, मशीनरी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट लिखो। कितने से, 5 लाख। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? मशीनरी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट के तरह इफेक्ट सोच लें कहां कहां जाएंगे। मशीनरी में प्लस हो जाएगा और इक्विटी में शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 5 लाख लिखा नजर आ रहा है। इस एंट्री से प्रॉफिट लॉस पे क्या इफेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट लाइन में सपोज सेम मशीनरी की आपने सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन की, एज ऑन 30th June 2022 पे। सेम मशीनरी जिसको आपने फर्स्ट टाइम 2019 के एंड पे रिवैल्यू किया था, उसको आपने दोबारा रिवैल्यू किया 30th June 2022 पे। सबसे पहले अब एक क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए, मैंने इंटेंशनली बीच में कितने साल छोड़े, 2020, 21, 2 साल, तीसरे साल के एंड पे आ गया आफ्टर फर्स्ट रिवैल्यूएशन। क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? एज पर आई 16 हर साल रिवैल्यूएशन करना कंपलसरी नहीं होता। रिवैल्यूएशन तब हो जानी चाहिए जब भी कभी, कंसंट्रेशन से वर्ड सुने पहले, रिवैल्यूएशन हर साल कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन एंट्रीज तब जरूर हो जानी चाहिए अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है, whenever there is a significant difference between carrying amount and fair value। क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? लेकिन अगर हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, तो फिर हर साल होनी चाहिए। और अगर हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो कुछ ईयर्स का गैप भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन इज नॉट कंपलसरी एवरी ईयर, रिवैल्यूएशन एंट्रीज शुड बी मेड whenever there is a significant difference between carrying amount and fair value। इन वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं, बुक में लिखे हुए हैं, सिर्फ चंद वर्ड जरा जहन में रखने की जरूरत है। ठीक है सर। अब डेफिनेटली ये जो मैंने आखिरी सेंटेंस बोला कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू होना चाहिए, ये मैंने रियल लाइफ की प्रैक्टिकल बात की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवैल्यूएशन एंट्रीज तभी करेंगे जब भी कभी एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यू बताएगा। अगर वो हर साल आपको फेयर वैल्यू बता रहा होगा तो आप हर साल रिवैल्यूएशन कर लेंगे, अगर वो गैप के साथ फेयर वैल्यू बता रहा होगा तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। मीन्स से मेरी इस बात का मतलब ये है कि हर साल कंपलसरी नहीं है, बस ये याद रखना। हाँ, कब हो जानी चाहिए, जब भी कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर। तो देयरफॉर अगर मैंने 2020 पे, 2022 पे, सॉरी 2020, 21 पे अगर डाटा नहीं दिया तो मैंने फिर क्या अज्यूम किया उन डेट्स पे कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, बोल दे किस किस में, एंड फेयर वैल्यू नहीं आया होगा, तब आने फाइनली 2022। लेट्स अज्यूम जब आपने इस डेट पे रिवैल्यूएशन की
तो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया ऑफ रुपीस सपोज 6 लाख। लेकिन हो सकता है मार्केट वैल्यूज बढ़ रही होंगी या कम होगी, कितने से कम होगी, किसको किससे कंपेयर किया होगा, फेयरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर किया होगा, अब फेयर वैल्यू कम होगी बाय रुपीज 6 लाख। ठीक सर, ये नोट कर लिया। देन सर अगर ये फर्स्ट टाइम लॉस आता, अगर एक किसी एसेट का फर्स्ट टाइम लॉस आए तो उस लॉस की एंट्री पता है आपको सर, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड रिस्पेक्टिव एसेट क्रेडिट मशीनरी बिल्डिंग व्हिचएवर इज द केस। लेकिन ये जो लॉस अब आया है ये फर्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद आया है, इससे अब क्या फर्क पड़ता है, वो जरा मेरी बात अब ध्यान से सुनने वाली। 5 लाख पे वापस जाएं जो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, एक्चुअल गेन है या एक्सपेक्टेड गेन है? लेकिन 3 साल बाद क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन अब रिवर्स हो रही है? अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉस होगा। तो अगर तो फर्स्ट टाइम लॉस आए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, फर्स्ट टाइम लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन अगर सेम एसेट का फर्स्ट सरप्लस के बाद, किसी सरप्लस के बैलेंस के पड़े होने के बाद लॉस आ जाए, तो पहले अब वो लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा। क्या चीज किससे एडजस्ट होगी, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा। और अगर लॉस की अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंसिंग अमाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम लॉस आता तो फिर क्या होना चाहिए था, क्या एंट्री हो जानी चाहिए थी 6 लाख की, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट मशीनरी क्रेडिट। लेकिन अगर किसी एसेट का पहले सरप्लस पड़ा हो और सब्सिक्वेंटली लॉस आ जाए तो पहले वो लॉस किससे एडजस्ट होगा, सरप्लस से एडजस्ट होगा। और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। हमारे इस केस में लॉस कितना है, 6 लाख में से कितना सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा, क्या लॉस बच जाएगा, क्या ये भी हो सकता है कि लॉस कम आए, वो इंशाल्लाह बाद में भी करते हैं। पहले इसकी तरह एंट्री कर लें, अगर ये लॉस 6 लाख का 5 लाख सरप्लस के बाद आया है तो इसकी कैसे एंट्री बनेगी, पहले करवा दें, समझ लें, बोर्ड पे देखें, फिर आराम से आप लिखिएगा। नहीं, इसका बेटा सही तरीका ये नहीं है, मेरी सजेशन ये है, बोर्ड पे देखें जरा, सबसे पहले ये डिसीजन ले लें कि अगर लॉस आ रहा है तो क्या एसेट ने क्रेडिट ही होना है। सर जी एसेट ने क्रेडिट ही होना है, सर कितने से क्रेडिट होना है, 6 लाख से। ब्रेकअप किसका बनना है, वो जो डेबिट अमाउंट है उसका ब्रेकअप बनना है, समझ रहे मेरी बात। तो एसेट 6 लाख से क्रेडिट होना है, फर्स्ट टाइम लॉस होता है तो सारा रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, फुल कंसंट्रेट जरा, किसने अब किससे एडजस्ट होना है, लॉस ने सरप्लस से एडजस्ट होना। सरप्लस क्रेडिट फिगर है या डेबिट फिगर है, ये भी जरा सही फैसला करें। सरप्लस है क्या चीज, एक गेन की अमाउंट है, एक्सपेक्टेड गेन है, ठीक है, लेकिन है क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, और लॉस डेबिट बैलेंस है। तो लॉस ने अब सरप्लस से एडजस्ट होना मीन सरप्लस ने बढ़ना है कम होना है, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा तो सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा। तो क्या एंट्री बन रही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्यों यार, क्या चीज किससे एडजस्ट होके क्या हो रहा है, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होके सरप्लस खत्म हो जाएगा क्या इस केस में, नहीं मतलब इस केस में कम होके खत्म भी हो जाएगा। 5 लाख बैलेंस है, 6 लाख लॉस है, क्या पूरा 5 लाख 6 लाख में से 5 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है, आपकी सेंट्री के बाद अब सरप्लस कितना रह जाएगा, नहीं सरप्लस कितना रह जाएगा, सरप्लस 0 हो जाएगा, लेकिन क्या बच गया है, तो 1 लाख का लॉस किस नाम से कहा जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, और ये फिर अब 1 लाख सिर्फ प्रॉफिट लॉस में रहेगा। क्या आपकी इस एंट्री से प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क पड़ेगा, 1 लाख एक्सपेंसेस में नजर आएगा या 6 लाख, 6 लाख कब लॉस में नजर आता, अगर फर्स्ट टाइम लॉस आता फिर सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में ही जाना था। लेकिन क्योंकि अब हमारी एक्सपेक्टेशन रिवर्स हो रही है, हम गेन की बजाय लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो पुराना गेन है पहले वो एडजस्ट होगा
हाँ अगर लॉस ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में रहेगी। ये एंट्री का तरीका समझ आ गया प्लीज सबको? तो आप भी करनी इसी तरतीब से कीजिएगा प्लीज। पहले डिसीजन लें एसेट का और देन फिर डिसाइड करें कि क्या बचा है, देयरफॉर कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में रहेगा। ये बड़ा, अगर किसी को आवाज का इशू महसूस हो रहा है तो मेरे ख्याल है स्पेसिफिकली आपका आ रहा है, दोबारा रीज्वाइन करके जरा देखें। नोट कर ली? ये एनी कंफ्यूजन सर? मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, क्या फैसला, क्या इस डिस्कशन में समझ आई है मैं चीज? फर्स्ट टाइम लॉस है प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा है और लॉस आ जाए तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। एक सेकंड, बुक का पेज नंबर 3 निकाला मुझे, एक सेकंड बस बुक दिखाइए। पेज नंबर 3 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस पे आएगा या 2 पॉइंट्स लिखे पर इन्हें फाइनल कर। ये बेटा क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं यही तो कर, अगर सरप्लस नहीं होगा तो सारा का सारा लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में बिलाल सब जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? सबसे पहले तो पॉइंट फर्स्ट इसमें सेंटेंस है, रिवैल्यूएशन इज नॉट कंपलसरी एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू IAS 16। ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू काउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो IAS 16 क्या कहता है? हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। कब हो जानी चाहिए रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। और देन वो दूसरी बात अभी भी है, if there is a loss on revaluation of an asset in an accounting period but there is a balance of any revaluation surplus related to the ये same asset word underline करा, सेम एसेट से मुराद है उसी एसेट का। फॉर एग्जांपल किसी एक मशीन पे सरप्लस आया और किसी दूसरी मशीन पे अगर लॉस आया तो उस सरप्लस को इस लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते। किसी बिल्डिंग का सरप्लस है और व्हीकल्स पे कोई लॉस आया तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेम एसेट अगर होगा और किसी प्रीवियस रिवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस आया और उसी एसेट का सब्सिक्वेंट अगर कोई लॉस आया तो देन इसने एडजस्ट होना। चीज क्लियर रहेगा सर? किसने किससे एडजस्ट होना है? सरप्लस ने लॉस से एडजस्ट होना है, लेकिन सिर्फ कब? अगर सेम एसेट का पहले सरप्लस था और उसी का बाद में लॉस है। डिफरेंट एसेट्स का अगर सरप्लस है लॉस है तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होना। सरप्लस होगा तो इक्विटी का पार्ट बनेगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेकिन अगर सेम एसेट है तो सब्सिक्वेंटली लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है सर? सर वही तो मैंने पहले बताया, क्या एक मशीनरी का दूसरी मशीनरी से हो सकता है? क्या एक मशीनरी का तीसरी मशीनरी से हो सकता है? क्या एक मशीनरी का एक मशीनरी से? ये भी सही नहीं है, उसी मशीनरी का सरप्लस उसी मशीनरी के लॉस एडजस्ट। दोबारा सेंटेंस शुरू कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, if there is a loss in valuation of an asset in accounting period but there is a balance of any revaluation surplus related to the same asset because of any previous revaluation, then first adjust the loss against surplus and balance if any is recognized in statement of profit and loss। डन है प्लीज? कोई कंफ्यूजन रहेगी मेरी बात में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा एक दो बता दिया करें यार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? वापस आ रही रजिस्टर पर। सर सफे भी कहाँ से गिनने शुरू हो गया सर, जाने दो उसका, कहानी शुरू तो है। इसी एग्जांपल में एक छोटी सी सिचुएशन और ऐड करें। इफ इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन
लॉस ₹600,000 on second revaluation as on 30th June 2022. Revaluation loss is 3,50,000. If instead of revaluation loss of 6 lakh, उसी एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूं. If instead of revaluation loss of 6 lakh on second revaluation as on 30th June 2022, revaluation loss is 350,000. Then क्या करेंगे? नहीं, एक सेकंड जस्ट पहले मैं जरा अपने इस बात को क्लियर कर दूं कि बात हो क्या रही है. जी नोट कर लिया सर. ये मैं इसी एग्जांपल के साथ एक सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में 5 लाख सरप्लस ही है अभी भी. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट. मशीनरी डेबिट सरप्लस क्रेडिट वो अपनी जगह एसेट है. मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है कि सपोज ये जो 6 लाख लॉस आया था और उसकी आपने एंट्री की थी. लेट्स अज्यूम इस 6 लाख की जगह 3,50,000 लॉस आया है सेकेंड रिवैल्यूएशन पे. सरप्लस कितना आया था? 5 लाख ही आया था, लेकिन सपोज 6 लाख लॉस की जगह 3,50,000 लॉस आ गया. ये बात समझ आ रही प्लीज? सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, सरप्लस कितना है? 5 लाख, लेकिन अब लॉस कितना है? 3,50,000. तब आपने 6 लाख को से निकाल देना और मुझे किसकी एंट्री करवानी है? 3,50,000. क्या 3,50,000 सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा? क्या सरप्लस पड़ा है? और यार वो तो खत्म हो गया था इस एंट्री में. तो काइंडली इसको जरा आप जेन से निकालना. 6 लाख वाली एंट्री जेन से निकाल दें. अब सिचुएशन क्या बदल रहा हूं मैं कि 6 लाख की जगह 3,50,000 लॉस है और ऑलरेडी कितना सरप्लस आया हुआ है? 5 लाख आया. अब डन है प्लीज? अब बताइए एंट्री कैसे करें प्लीज मेरे साथ एक सेकंड. ठीक है, जब भी कभी लॉस आना है तो पहले तो ये फैसला कर लें क्या एसेट ने क्रेडिट ही होना. अब इस केस में कितने से क्रेडिट होगा? 3,50,000. पहले बात मेरी पूरी आराम से सुननी है, ऐसी परेशान नहीं होना इधर उधर. एसेट अगर कम हो रहा है लॉस की वजह से तो एसेट क्रेडिट हो गया. अब सरप्लस कितना आया था? 5 लाख. लॉस कितना आया? 350,000. क्या ये सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? क्या लॉस बचेगा या सरप्लस बचेगा? तो 3,50,000 अब सरप्लस से नेट होना है. कितना सरप्लस था? 5 लाख. कितने से कम हो जाएगा? कितने से कम हो जाएगा? और डेफिनेटली रिमेनिंग कितना रह जाएगा? एक सेकंड जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी एक लेजर आपके सामने बनाऊंगा. मैं 2022 के एंगल से बात करने लगा हूं. बहुत ध्यान से प्लीज डेट्स का भी ध्यान रखना. यकीनन ये सरप्लस कब आया था? अपनी रजिस्टर देकर बताया था. 2019 में आया था. उस वक्त क्या एंट्री हुई थी? सरप्लस क्रेडिट. सरप्लस क्रेडिट. ये क्रेडिट बैलेंस बना होगा. हिम्मत हिम्मत हिम्मत. यकीनन 2020 के साल में ये ब्रॉड डाउन बना होगा, फिर कैरिड डाउन बना होगा. 2020 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई. 2021 में भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई. 2023 में एंड में या 2022 के एंड में रिवैल्यूएशन हुई. तो अगर मैं 2022 के एंगल से रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाऊं, रिवैल्यूएशन सरप्लस का ये अकाउंट बनाऊं, तो क्या ये 5 लाख को ब्रॉड डाउन के तौर पे होगा? ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? ये समझ गए प्लीज? 19 में आया, सीडी बना, ब्रॉड डाउन बनता रहा. किन किन सालों में? 2021 में 22 के स्टार्ट पे आ गया. अब 22 के एंड पे क्या हुआ? कितना सरप्लस लॉस से अब एडजस्ट होना है? 3,50,000. तो अब जरा सरप्लस का लेजर देखा जरा. क्या इस सरप्लस के लेजर में जीरो हो जाएगा बैलेंस आफ्टर दिस एडजस्टमेंट या फिर भी 150 बच जाएगा?
तो इन अदर वर्ड्स अब रिवैल्यूएशन सरप्लस ने बस कितने से कम होना है, तो डबल एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी? मशीनरी क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय डेबिट बाय हाउ मच, और कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जाएगी? कोई भी क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज लॉस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सरप्लस। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाना था? अगर लॉस सरप्लस की अमाउंट से ज्यादा होता। क्या चीज किससे ज्यादा है? इससे पहले अगर आप लिखें जरा, एक सेकंड मुझे वाइंड अप कर लेने बाद रहा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में जाए जरा, ये एंट्री गौर से देखें अकाउंटेंट बनकर जरा, सरप्लस के लेजर का इफेक्ट करेगी सर? किस साइड पे लिख के? डेबिट साइड पे रेफरेंस क्या आएगा? क्या इवन देन कुछ सीडी बच जाएगा? क्या अगर सब्सीक्वेंटली कोई दोबारा रिवैल्यूएशन हुई सेम एसेट की, क्या अगर सब्सीक्वेंटली किसी अगले सालों में जाके सेम एसेट की दोबारा रिवैल्यूएशन हुई और लॉस आ गया, तो क्या ये 1,50,000 एडजस्ट हो सकता है? 5 लाख या 150? कितना एडजस्ट हो गया, कितना रह गया? आप पूरी समझ आ गई मेरी? पहले एंट्री लिख लें और उस एंट्री के नीचे फिर ये लेजर भी बनाएगा। एक सेकंड। जी डेफिनेटली बढ़ाइए, जो काउंटिंग एंट्रीज हैं ये जर्नल में होनी है। जी आप कुछ करें। हाँ, 3 लाख का लॉस है, 3,50,000 सॉरी लॉस है, और सरप्लस आया था 5 लाख। सरप्लस पड़ा था पुरानी रिवैल्यूएशन की वजह से 5 लाख, ठीक है। तो अब लॉस ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना क्योंकि सरप्लस का पड़ा है, लेकिन कितना लॉस अब सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? 350। तो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन लॉस ने डेबिट होना था अगर फर्स्ट टाइम लॉस आता, लेकिन अब लॉस किससे एडजस्ट हो जाएगा? तो लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग सरप्लस डेबिट? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना था और कितना रह जाएगा? 5 लाख था और देयरफॉर 150 रह। बेटा ये जो काउंटिंग एंट्रीज होती है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से होती हैं। ये प्लीज सरप्लस कितने से कम होना है? 150 से कम होना है या 350 से कम होना है? कितना बचना है? एसेट लायबिलिटी जितनी बचनी है वो सीडी में कैलकुलेट होती है। ये जो हमने किसी जमाने में डेबिट क्रेडिट पढ़ा था, एसेट बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट हो रही है। तो ये डेबिट क्रेडिट वर्ड्स किन चीजों के लिए होते हैं? इंक्रीज डिक्रीज के लिए। क्या सीडीज की एंट्री होती है या इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री होती है? और सीडी एंड में लेजर में कैलकुलेट होता है। सरप्लस कितना था? 5 लाख। कितने से कम हुआ? मींस डेबिट हुआ। और कितना देर पर बच गया? वो सीडी आ गया। ये 150 कैसे आया? लेजर बैलेंस करके, लेजर बैलेंस करके, लेजर बैलेंस करके सही आया। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है? एसेट डेबिट हो रहा, मीनिंग क्या है? एसेट इतना बच गया, ये मतलब नहीं है। एसेट डेबिट मीन से क्या ध्यान में आता है? एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट 1 लाख, क्या मतलब? लाइबिलिटी क्रेडिट 2 लाख, लाइबिलिटी डेबिट 3 लाख, नहीं कम हो गई डेबिट यार। तो ये डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है? एसेट इतने से बढ़ा या कम हुआ, डेबिट क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस डेबिट बाय 5 लाख, और देन कितने रह गए हैं? ये सीडीज हैं जो फिर लेजर को बैलेंस करके फिगर्स आते हैं। ओके जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट से बता दो। देन सर एक नेक्स्ट चीज इसी में ऐड कर लें। नेक्स्ट हेडिंग लेकर रजिस्टर में लिखा, बुक दोबारा बंद कर।
सर जी ना किया करें, कभी तो महसूस हो कि बच्चे एक्टिव हैं स्टडीज में यार, कोई इधर गिरने लगा है, कोई उधर गिरने लगा, अभी से सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation at the date of revaluation. इन्हीं दिनों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता था कि डेप्रिसिएशन को सीरियस लें। किसकी बात हो रही है, किस दिन की? accumulated depreciation की किसी ट्रीटमेंट की बात हो रही है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इस हेडिंग को समझने के लिए एक जरा एग्जांपल बनाना शुरू करें। एक लेजर खोलें मशीनरी के नाम से, जी बन गई। लेट्स से मैं मशीनरी परचेज की है ऑन 1 जुलाई 2020। 8 लाख रुपीस की मशीन है, एंट्री वाला मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट लिखें। देन सपोज साल गुजर गया 30 जून, पहले ठहरने बात सुनने एक सेकंड। 30 जून 2021 मशीनरी की कॉस्ट 8 लाख रुपीस है। आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की, रेजिडुअल वैल्यू मेथड सेलेक्ट किया, लाइफ एस्टिमेट की, डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली। लेट्स अज्यूम 70,000 डेप्रिसिएशन आई। मशीनरी अकाउंट क्या कॉस्ट के साथ साथ WDV पे भी बन सकता है? डेप्रिसिएशन की बाय डिफॉल्ट तो एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उस केस में एसेट अकाउंट अलग रहता है और एसेट कितने से कम हुआ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रहता रहता है। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट भी एंट्री हो जाती है? प्रेफरेबल क्या है, सेपरेट लेजर बने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे तो एसेट अकाउंट्स WDV पे भी हो सकते हैं। मेरी इस बात में कोई कंफ्यूजन किसी को? तो लेट्स अज्यूम सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, 70,000 डेप्रिसिएशन आई। मैं अब उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, डेफिनेटली वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह करते हैं। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री अगर मैं एसेट अकाउंट WDV पे बना रहा हूँ? डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय ₹70,000। यकीनन डेप्रिसिएशन का भी अपना लेजर होगा, लेकिन हम किस लेजर पे फोकस रखना चाह रहे हैं? यहां तक लिखें, सीडीज निकालें, टोटल करना। Any confusion in any word? ये मिस्टर काशिफ रजिस्टर खोल रहे हो? अब काइंडली सीरियस लेना प्लीज चीजों, काफी मजाक ऑलरेडी हो चुका जो नहीं होना चाहिए। जी सर, लेट्स अज्यूम हम इस मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर एंड पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू नहीं आया। देयरफॉर क्या किए बगैर हम नेक्स्ट ईयर चले गए? 730 ब्रॉट डाउन। किसी को मेरे वर्ड समझ आए क्या?
हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी। देखिए दोबारा एक दफा सही क्लियर कर लेता हूँ यार मेरा ख्याल, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट हो जाए फिर तो रिवैल्यूएशन का सवाल ही नहीं है, क्या है। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो भी जाए तब भी जरूरी नहीं कि हर साल रिवैल्यूएशन की जा रही हो, तब भी क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ढूंढना है बिटवीन कैरिंग अमाउंट और देन फिर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू देन रिवैल्यूएशन करना। तो लेट्स सी इनको डिफरेंस नहीं था, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। एक साल और पूरा कर लें, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलकर। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, लेट्स अज्यूम फिगर इज 50,000। क्या जरूरी है हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम हो? स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम होती है, वरना दूसरे मेथड्स में डिफरेंट भी हो सकती है। सोच लें सोच लें, इस तरह की बातें सही क्लियर होनी चाहिए। वाइंड अप करें, सीडी निकालें। सिक्स एटी शायद होगा। थर्ड ईयर ब्रॉड डाउन उठाएंगे और डेट आ गई है, जरा डेट भी करने लिखे हैं। 1 जुलाई, बोले कौन सी? 2022 होगा मेरे ख्याल, 2020, 21, 22। फर्स्ट मैंने थर्ड ईयर का स्टार्ट किया अभी, 1 जुलाई 2022। देन सपोज सर, अब आगे अभी लिखने से पहले पहले बात सुनिएगा मेरी तरफ। आपको क्वेश्चन में कहा गया है फेयर वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2022 इज 5,50,000। क्या रिवैल्यूएशन साल के एंड में करते हैं, शुरू में करते हैं, या मिड में करते हैं? जिस डेट पे एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यू दे दे उस डेट पे करते हैं। हाँ डेफिनेटली मैंने इस एग्जांपल से पहले आपको ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करवाई, लेकिन ये ईयर एंड्स पे रिवैल्यूएशन करना भी कंपलसरी नहीं है। रिवैल्यूएशन कब हो जानी चाहिए? व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। बाकी ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली तो कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आपने हर साल के शुरू में ये सोचना है या एंड में सोचना है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यूज ईयर एंड पे बताए तो आप ईयर एंड की कैरिंग अमाउंट्स का फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर ईयर के स्टार्ट में बता दे फिर क्या होना चाहिए? लॉजिकली आप बताएं, इस वक्त रिवैल्यूएशन किन फिगर्स की बेस पे होनी चाहिए? 1 जुलाई 2022 की कैरिंग अमाउंट देखनी चाहिए और उसी दिन की फेयर वैल्यू। अगर वो मिड ऑफ द ईयर की बता दे तो पहले मिड ऑफ द ईयर तक पहुंचने के लिए फर्दर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। कंपैरिजन किसका किससे करना है? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का। तो जिस दिन वैल्यूएशन हो रही होगी उस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए और उस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए। मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? तो मैंने जरा सिनेरियो थोड़ा चेंज किया है ताकि हम कुछ ज्यादा यूज्ड ना हो जाए कि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होती है। क्या ईयर एंड पे हो सकती है? यकीनन। लेकिन क्या स्टार्ट में भी हो सकती है? अगर एग्जामिनर डाटा दे देन फिगर्स कंपेयर करेंगे। 680 के कैरिंग अमाउंट ये लेजर में कैरिंग अमाउंट क्यों बनी हुई है? क्योंकि एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ है। तो क्या स्ट्रेट अवे दिस 6,80,000 कैन बी कंपेयर्ड विद 5,50,000? और क्या यहाँ से पता चल रहा है आपको कि सरप्लस है या लॉस है? लेट मी कंप्लीट। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1 जुलाई 2022। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हो रही है उस डेट की कैरिंग अमाउंट और उस डेट की फेयर वैल्यू होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट इन दिस केस? 680। फेयर वैल्यू कितनी मैंने बताई? कितना डिफरेंस है? 130। सरप्लस है लॉस है? सरप्लस है लॉस है? वाई लॉस? फेयर वैल्यू कम है। लेजर के लिए 2-3 लाइनें गिन के छोड़ दें और उसके नीचे करनी जरा डाटा लिखें। लेजर में बाद में फिर फिगर्स ट्रांसफर करते हैं।
बेटा बिलाल अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे हैं। कंपनीज में एक्चुअली क्या होता है ये अगर मैं बता भी दूंगा तो इससे बेटा क्या फायदा होगा। कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवॉल्यूशन मॉडल भी अलाउड है। कंपनीज में दोनों मॉडल्स ही हो सकते हैं, कोई इसमें से प्रेफरेबल वाली बात भी नहीं है। तो जो कंपनी जो मॉडल अडॉप्ट कर ले, आपको एज एन अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि कॉस्ट मॉडल है तो क्या होना है, और रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो क्या होना। तो अभी इस तरह की बातें मेरा नहीं ख्याल आप सही अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो इस वक्त बात हो रही है शायद इस पर फोकस करना जरूरी है। जी सर जी, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है, क्लियर है सर? रिवैल्यूएशन लॉस है, तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस है और एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या ये फर्स्ट टाइम लॉस आया है? पहले भी तो आया था, वो पिछली एग्जाम्पल्स थी। इस एग्जाम्पल में मशीनरी कितने की खरीदी थी? 8 लाख की। 2 साल गुजर गए हैं, क्या फर्स्ट टाइम लॉस आया सर? एंट्री हो जाए यार। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, पहले नीचे एंट्री लिख लें तो उसकी पोस्टिंग करते हैं। क्या ये सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। फर्स्ट टाइम लॉस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। आए ये एंट्री अगर मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करनी हो तो कर दें सर। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, मशीनरी में किस तरफ जी? 1 जनवरी डेट भी लिखें, सॉरी 1 जुलाई डेट भी लिखें, 1 जुलाई डेट। रिवैल्यूएशन लॉस रेफरेंस आ जाएगा, 130 की फिगर आ जाएगी। 2022 है सर ये। यकीनन रिवैल्यूएशन लॉस का भी अपना लेजर होगा, तो इंशाल्लाह भी क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ बनाता है। मशीनरी क्रेडिट बाय 130,000, डन है सर? सब क्लियर है नहीं यार? कंफ्यूजन तो नहीं चल रही सर? जी भाईजान। देन सर जी अब ये 1 जुलाई 2022 पे मैंने रिवैल्यूएशन की है। डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन था 680, क्रेडिट साइड पे 130 है। नेट ऑफ होके क्या फेयर वैल्यू बन जाएगी सर? क्या रिवैल्यूएशन कर लेने के बाद एसेट का बैलेंस फेयर वैल्यू के बराबर हो जाना चाहिए? तो क्या हो गया है कहना चाहिए। नेट नजर आ रहा है सर? मैं बेटा बैलेंस इसलिए नहीं कर रहा कि अभी साल का शुरू है, क्या इस साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए? जब रिवैल्यूएशन हो जाती है तो फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कभी सुना है सेंटेंस आपने? क्या सेंटेंस बोला मैंने? आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर। ऑब्वियसली जरा बातें सही कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करना शुरू करें। ऑब्वियसली अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होती, ऑब्वियसली अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होती तो फेयर वैल्यू की बेस पे डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होनी चाहिए थी? नेक्स्ट ईयर से। ये वाला साल तो एंड हो गया, लेकिन अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है तो अभी इस करंट ईयर मींस 2013 हो जाएगा ये करंट ईयर एंड। 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, किस दिन एंड होगा? 30 जून 2023 हो जाएगा। क्या इस साल की अभी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है? लेकिन आप किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? फेयर वैल्यू पे चार्ज करेंगे, और फेयर वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। डन है सर? तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन, बाकी जब क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा तो वो रिमेनिंग लाइफ कैसे काउंट करनी है वो भी बताता हूँ। समझ मेरी आवाज तो आ रही है? एक मिनट वेट ही कर लो। एक सेंटेंस नीचे लिखने जहाँ एंट्री लिखी थी आपने, पास करें सर। वेलकम बैक। remaining life as on 1 July 2022 is
सपोज 5 years। मैंने क्योंकि आपको टोटल लाइफ पहले नहीं बताई थी ऊपर, तो 2 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ, वरना क्या रिमेनिंग गिन सकते हैं? Yes, sir. अगर आपसे कहा जाए कि टोटल लाइफ 10 years थी और 3 साल गुजर गए हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 7 years होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन इस इनिशियल एग्जांपल में ओरिजिनल लाइफ क्योंकि मैंने आपको नहीं लिखवाई, तो लेट्स अज्यूम व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ 5 years। अब ये बता दें किस अमाउंट को 5 years में डेप्रिशिएट करेंगे आप? व्हाट इज अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू? 550,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 5। अगर ना पता हो तो हमेशा कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन। रेजिडुअल वैल्यू ना पता हो तो 0। 550,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, बता दें व्हाट इज द अमाउंट? 1,10,000। आ गया सबका? व्हाट इज द डबल एंट्री? एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है, डबल एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 1,10,000। 550,000 ब्रैकेट में लिखा है डिवाइड बाय 5, थोड़ी सी वर्किंग वहीं लिखा था। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन लेजर का बैलेंस निकालना। टोटल हो गया 680 एंड कैरिंग अमाउंट इज 440 आफ्टर depreciation for the year। प्लीज सब ओके प्लीज? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर ये हो जाए और अगर वो हो जाए की बजाय काइंडली जो हो रहा है उस पर फोकस करें। इंशाल्लाह वो भी हो जाना है, वो भी हो जाना है और वो भी हो जाना है। और इसके अलावा मैं अपनी कहना चाह रहा, अच्छा नहीं लगा तो काइंडली आपका मुसलसल ध्यान ये है कि अगर वो हो जाए, क्या ये हो सकता है लॉस के बाद गेन आ जाए? क्यों नहीं हो सकता? क्या वो हो सकता है? क्या अचानक ये सब कुछ हो जाएगा? अगर रिवैल्यूएशन साल के एंड में हो तो डेप्रिसिएशन क्या ब्रॉड डाउन पे चार्ज होगी? अभी हो जाएगी। तो क्या जो हो रहा है वो हमें पता है? अच्छी बात, अगर पता है तो इंशाल्लाह जो आगे होगा वो भी पता चल जाएगा। डन है सर? एनी कंफ्यूजन सर? अच्छा, मैंने आपको एक हेडिंग लिखवाई थी ऊपर, जरा ढूंढे मैंने एक हेडिंग क्या लिखवाई और करता क्या गया मैं। मैंने बेटा ऊपर हेडिंग लिखवाई आपको, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। लेकिन नीचे मैंने जो एग्जांपल बनाई उससे मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर लेजर अलग नहीं बनाया तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताएं जरा ढूंढ के क्या है। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की किसी एडजस्टमेंट की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो। ये जो मैंने लिखवाया है और जो बोला है, इसको समझने के लिए जो मैंने कह दिया है, जरा पहले एक और एग्जांपल देख लें, फिर मैं अपनी से जो दूसरी एग्जांपल है इसको लिंक करता हूं दोबारा इस फर्स्ट एग्जांपल से जो मैंने लिखी, और देन मैं जो हेडिंग लिख रहा हूं उसको भी बताता हूं। एक रिवाइज एग्जांपल स्टार्ट करें, एग्जांपल नंबर 2 लिख भी ना जरा। हमारी मेन हेडिंग इस वक्त क्या चल रही है? वही ट्रीटमेंट वाली चल रही है। अब आपने करने की कोशिश करनी है, अगर पेज के लेफ्ट राइट साइड पे 2 लेजर्स खोल जाए जरा, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये चीजें प्लीज आई होप के किसी को कंफ्यूज नहीं करती हैं, कभी ये अकाउंट कभी वो अकाउंट। अब जब मशीनरी अकाउंट है, क्या डेप्रिसिएशन उसके अंदर ही आएगी? उसके लिए अब सेपरेट लेजर बनेगा। तो आए गेम शुरू करते हैं। मशीनरी खरीदी आपने सपोज 1 जुलाई 2019 पे, एग्जांपल डिफरेंट है, उसका पिछले एग्जांपल से कोई लिंक नहीं। लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 15 लाख। एंट्री बोला
मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। 1 साल गुजर गया सर, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली सपोज 1,50,000, डबल एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, यकीनन बनेगा, हम नहीं बना रहे, बनेगा, बनना चाहिए, हमसे इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। किस तरफ फिगर आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेट्स अज्यूम बाय सेलेक्टिंग द मेथड लाइफ 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई। एनी कंफ्यूजन? बस सपोज इस साल और कुछ नहीं, सीडीज निकालो। क्या ये एसेट 1 साल बाद डेप्रिशिएट नहीं हुआ? नजर तो नहीं आ रहा, 15 लाख का 15 लाख ही आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है सर? क्या नजर आ रहा है सर कि एसेट 1.5 लाख से कम हो गया लेकिन लेजर लेता है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाएं तो 15 लाख की कॉस्ट में से 1,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके 13,50,000 सॉल्व कर लेंगे, वो कैरिंग अमाउंट नजर आएगा। 1 साल और पूरा करें। लेट्स सी, एक सेकंड ईयर गुजर गया, 30 जून 2021। इस साल की डेप्रिसिएशन आई 1,35,000। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 2 साल पूरे कर लो। सॉरी, टोटल हो जाएगा 3,285,000। ठीक है सर। थर्ड ईयर का स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। जी बेटा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है तो फिर अब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं आएगी, और देयरफॉर अगर कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है तो ये 15 लाख एसेट ही आता रहेगा, अनलेस ऑफ कोर्स कोई डिस्पोजल हो जाए या ऑफ कोर्स कोई नया एसेट आ जाए। कौन सी फिगर जो है वो अलग लेजर में जाएगी? डेप्रिसिएशन, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जाएगी। एसेट की जो रिडक्शन है, एसेट कितने से कम हो रहा है, वो आपको एसेट अकाउंट के अंदर नजर नहीं आएगा, वो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से पता चलेगा। मसलन जरा बात हो रही है एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना नजर आ रहा है? 15 लाख। लेकिन इसको जरा रिलेट करें जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस से। ये 285,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 15 लाख वाला एसेट 2,85,000 से कम हो गया, सेपरेटली नजर आ रहा। ठीक है, बाकी डेफिनेटली वो कम होता जा रहा। नहीं सर, बीच में जरा रिवैल्यूएशन लेके आते हैं। डेट ये बन जाएगी ओपनिंग वाली, जरा 1 मिनट अगर काउंट कर रहे 1 जुलाई 2021 हो जाएगा। ये लिखना जरा, ब्रॉड डाउन के साथ एक डेट लिखना, 1 जुलाई 2021। ये ठीक है बेटा, प्लीज।
1 जुलाई 2021। अब लेजर में जरा 1 2 3 लाइनें गिन के रख दें, 3 कॉपी में रख दें और एक सेंटेंस लिखें। ऑन 1 जुलाई 2021 fair value of the machinery is suppose 14 lakh. Fair value of the machinery is 14 lakh. जी सर, कॉस्ट क्या है? 15 लाख। फेयर वैल्यू क्या है? लॉस हो गया 1 लाख। मेरा कौन सा वर्ड गलत है? मैंने पूछा कॉस्ट क्या है, फिर मैंने पूछा फेयर वैल्यू क्या है। ये कंपैरिजन ही गलत है। क्या कॉस्ट का कंपैरिजन होना है फेयर वैल्यू से? इसका किससे होना है सर? नेक्स्ट लाइन में लिखें सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी इज, फाइंड आउट करनी पड़ेगी या कैलकुलेटेड है? अब मैंने बीच में रिलेट करना है, जो मेरी प्रीवियस एग्जांपल हो रही थी, तो साथ साथ करनी रहना जरा। फाइंड आउट करनी पड़ेगी या कहीं कैलकुलेट हुई भी है? पिछली एग्जांपल में तो फाइंड आउट नहीं करनी पड़ी यार। कैसे फाइंड आउट हो जाती है? व्हाट इज द फार्मूला? 15 लाख माइनस 2 लाख 85,000, 1215 000, डिफरेंस है। वाई रिवैल्यूएशन सरप्लस? फेयर वैल्यू ज्यादा, सरप्लस है लॉस है। ये आंसर आया 185,000। 12,15,000 is the amount of carrying amount, is the carrying amount, sorry, and difference between the carrying amount and fair value is 185,000, because the fair value is more than carrying amount by rupees 185,000. Therefore, it is revaluation surplus. Any confusion? बड़ा कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं होना, कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन होना। और अगर सेपरेट लेजर्स बने होंगे तो हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया करें। डन है प्लीज? अब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर लिख लिया है तो लिख के रुकें, और जो एक इशू आ रहा है उसको जरा रिजॉल्व करवाएं अगर आ भी रहा है। रेडी है सर? 1,85,000 सरप्लस है, इसके तरह एंट्री बोला। फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो देयर इज नो इशू। एसेट के पहले कोई लॉस था, सरप्लस था। फर्स्ट टाइम सरप्लस आया, एसेट डेबिट हो जाएगा, सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। एसेट में प्लस कर देंगे और सरप्लस इक्विटी का पार्ट बन जाए। इस वक्त हमारा एसेट से कंसर्न है। आप प्लीज लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, एक इशू आना है वो पहले देखें क्यों आ रहा है और फिर उसे रिजॉल्व कैसे करें। पहले वो सब कुछ कर लें, रिजॉल्व भी करवा दें, देन काइंडली लिखिएगा। एंट्री दोबारा बोल दें। मशीनरी के लेजर में 185,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। ऑब्वियसली अपने जहन में रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बनाएं। नहीं बना, ट्राई नहीं किया, अब ट्राई किया तो टी बन गई। क्या लिखा नजर आ रहा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा नजर आ रहा है। क्रेडिट साइड पे कितना नजर आना शुरू हो गया है? क्या रेफरेंस नजर आ रहा है? क्या डेट लिखी हुई है? वापस आ रही मशीनरी को, ऐसे डेबिट हो गया। मैंने तो कहा था कि जब रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड हो जाए तो फिर एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो जरा एक सेकंड लेजर देखा जरा, 15 लाख पहले आ रहा और प्लस 1,85,000 ओके। कैलकुलेटर पकड़ जरा, 1685,000 हो रहा है। हालांकि फेयर वैल्यू क्या है?
14 लाख की फेयर वैल्यू। समथिंग इज रॉन्ग, कोई नया मसला है। अब इसको, इससे पहले कि हम इसकी कोई बहस करें ये क्या हो गया, जरा वापस जाएं वो जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल की। वहां तो कोई ऐसा इशू नहीं बन रहा था यार। 680,000, जस्ट मैं चाह रहा हूँ जरा आपके खुद जहन में एक सवाल भी पैदा हो जाए, और बेस्ट अगर ये कि आप ही उसके कोई आंसर या उसको रिजॉल्व करने का तरीका बता सकें, क्योंकि बात तो शायद इसी डेबिट क्रेडिट के अंदर ही है। 680,000 ब्रॉट डाउन WDV थी ऑलरेडी, क्योंकि WDV बनी हुई थी, और WDV का कंपैरिजन होता है फेयर वैल्यू से। तो जब हमने 130 क्रेडिट किया था, यहाँ लॉस था, तो क्या 680 माइनस 130 550 फेयर वैल्यू बन गई थी, तो यहाँ बन रही थी, वहां क्यों नहीं बन रही? वहां कहीं इसलिए तो नहीं कि वहां सरप्लस है इसलिए नहीं बन रही, लॉस आए तो बन जाती है, सरप्लस आए तो नहीं बनती है। ये इशू नहीं है, इशू क्या है? क्योंकि कंपैरिजन होना है WDV का फेयर वैल्यू से, तो अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो ऑलरेडी WDV लेजर में होगी, आपके सरप्लस के ऐड हो जाने से या लॉस के लेस हो जाने से एसेट ऑटोमेटिकली सिर्फ इस एंट्री के बाद फेयर वैल्यू तक आ जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स बने हो तो प्रॉब्लम ये है कि 15 लाख कॉस्ट है, WDV कॉस्ट है, और देयरफॉर WDV में इस A185 ने ऐड होके 14 लाख बनना है। लेजर में कॉस्ट है, लेकिन इस 185 को WDV में ऐड होके कॉस्ट फेयर वैल्यू कैसे बनना है, ये जो मैंने बात की, तो नीचे वाली फिगर देखा था, WDV कितनी है, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कैरिंग अमाउंट 12,50,000, 12,15,000 सॉरी, उसमें 185 अगर ऐड हो, किसमें, तो क्या 14 लाख की फेयर वैल्यू बन जाएगी? तो प्रॉब्लम है कि लेजर में इस वक्त कॉस्ट बनी हुई है, या कहते हैं कॉस्ट पड़ी हुई है। तो अभी इस केस में क्योंकि सेपरेट लेजर है, हमें WDV बनानी पड़नी है। किन सवालों में, किन सिचुएशंस में WDV बनी बनाई मिला करेगी? लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स आ रहे होंगे, सेपरेट लेजर्स बने होंगे, तो हमें एसेट अकाउंट में रिवैल्यूएशन वाले दिन सरप्लस लॉस की एंट्री से पहले WDV लेजर में बनानी पड़ा करेगी। तो कोई वो इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। इन वर्ड्स पे गौर करें, मैं बोल रहा हूँ 15 लाख का नाम क्या है, 285,000 होना, ये क्या है? अब वो इस वक्त सेपरेट लेजर में वो काफी दूर है, 285,000 वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब इस 285,000 से हमें मशीनरी अकाउंट में WDV बनानी पड़ेगी रिवैल्यूएशन वाले दिन, ये समझ आती है? ताकि फिर सरप्लस और लॉस की एडजस्टमेंट होके हमारे एसेट अकाउंट में एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए। क्या हमेशा आफ्टर इवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा? देन वो सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट होगा। तब इस केस में हमें अपनी कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करना है। डन है सर? अब कॉस्ट को WDV बनाते कैसे हैं? मैंने सिंपल फॉर्मूला पूछा आपसे, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अगर हो जाए तो WDV बन जाए। एसेट अकाउंट देखें जरा, जस्ट अ मिनट, बिल्कुल सिंपल सी शायद बात हो जाएगी। 15 लाख इस वक्त कहां नजर आ रहा है आपको? एसेट अकाउंट में डेबिट साइड, इसे WDV बनाना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, काटा काटा और नहीं, ये क्या बात की, ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका तो कोई अकाउंटेंट के अलावा ही अडॉप्ट करेगा, वो पता नहीं कौन होगा। लेकिन क्या हम अकाउंटेंट्स ये हरकत कर सकते हैं? लेकिन क्या इस हरकत को किए बगैर भी आप मुझे इस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करवा देंगे, या तो ये तो ज्यादती है, ये तो नहीं होना। अब अकाउंटेंट बनके अगर हम सोचें तो 15 लाख डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इसमें से लेस होनी है। लेस होने का मतलब क्या 285,000 को क्रेडिट साइड पे आना चाहिए इस लेजर में? क्यों 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 के भाजन, क्यों भाजन? ताकि पहले ये WDV बने और फिर सरप्लस और लॉस की एडजस्टमेंट से फेयर वैल्यू में कन्वर्ट हो ये अमाउंट। तो 285,000 किस लेजर में किस तरफ आना है?
तो एक डबल एंट्री बन रही है अगर आप हिम्मत करें तो। एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट को क्रेडिट करना है और इस अमाउंट को कहां से उठाना है। तो पूरी डबल एंट्री क्या बन जाएगी फिर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आप कब और किस दिन किया करेंगे? कब अगर सेपरेट लेजर्स बने होंगे तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एक एक्स्ट्रा काम कौन सा किया करेंगे? ट्रांसफर किया करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में। दोबारा एंट्री पहले पूरी करवाएं आराम से तसल्ली से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंसेस पूरे होने दें। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी का रेफरेंस कहाँ आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इनकी डेट बोले, इस एंट्री की डेट बोल रहे हैं। What is the objective of this entry on the date of revaluation? Objective, sir ji, objective to convert the asset account balance into first of all WDV and then to convert it into the fair value. ठीक है, सबसे पहले इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक मिनट बात पूरी होने दो। 15 लाख किधर है? डेबिट साइड पे 285,000 किधर आ गए? नेट होके कितना बन जाएगा? कैलकुलेटर उठाएं जरा एक मिनट। 15 लाख माइनस 285,000, पहले इसकी तसल्ली कर लें। ये बन गई, क्या बन गई? कैरिंग अमाउंट बन गई। अब डेबिट साइड देखें, 185 प्लस होगा या माइनस होगा? करें प्लस। क्या अब फेयर वैल्यू बन जाएगी सर? तो कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा की हमने यहाँ? दोबारा बोले एंट्री प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितने से किया करेंगे सोच के? जितनी एक्यूमुलेट हुई होगी, जितनी एक्यूमुलेट हुई होगी वो सारी से करेंगे, तभी सही कैरिंग अमाउंट बनेगी। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन दिस केस? 2,85,000। मेरी सजेशन ये है कि पहले आप ये जो एंट्री में लिख रहा हूं आपके सामने इस वक्त, इसको अपने पास नीचे नोट करें, नीचे जहां आपने सरप्लस की एंट्री लिखी थी, और बाद में इस एंट्री को देख के फिर खुद से अपने लेजर्स में पोस्टिंग करें प्लीज प्लीज। और काइंडली इसकी डेट भी लिखें। जी बेटा, एक ट्रांसफर एंट्री सिंपली किसको कहां ट्रांसफर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेट अकाउंट में डब्ल्यूडीवी बन जाए। और हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गए अचानक कि डब्ल्यूडीवी बन जाए? ताकि उसमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होके फेयर वैल्यू बन जाए। जी एंट्री नोट कर ली, अब पोस्टिंग करें। और जब भी कभी पोस्टिंग करें, एंट्री बोल के जहन में रख के डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स प्लीज पोस्ट करें, अपने आप को सुनाएं। We can't afford this mistake of posting. बाकी फिर सरप्लस की एंट्री भी रिकॉर्ड कर लें, मेरे साथ मिल जाए, लेजर्स देख लें, जहां तक मैं हूं, जहां तक मैं पहुंच गया वहां तक इकट्ठे हो जाओ। नहीं, अभी एक मिनट, सीडी क्यों नहीं निकल सकता? जस्ट वंस अगेन, अभी मैंने स्टार्ट की बात की, अभी इस साल के शुरू में बात हुई है, तो जरा इस साल की डेप्रिसिएशन भी बीच में लाएगा। क्या ये मुलाकात रोज हो सकती है सर? कल तो छुट्टी हो गई, पहले दिन ही वैसे ही हुई होगी, मुझे पता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो गया, पहले दिन से ठंडे हो रहते हैं। जी मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो सर?
डेट ऑफ रिवैल्यूएशन वाले दिन अगर सेपरेट लेजर्स हैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और एसेट के, तो देन रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री के साथ साथ एक और कौन सी एंट्री ध्यान में लाया करेंगे? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, कितने से? एनी कंफ्यूजन? देन सर जी एक नीचे एक और इंफॉर्मेशन लिख लें ताकि ये करंट ईयर क्लोज हो जाए। वंस अगेन मैंने रिवैल्यूएशन किस डेट पे की है? साल के शुरू में की है, तो क्या इस साल की डेप्रिसिएशन 14 लाख पे चार्ज होगी या 15 लाख पे चार्ज होगी? आफ्टर इवैल्यूएशन फेयर वैल्यू ऑफ रुपीस 14 लाख will be depreciated over remaining useful life. remaining useful life का estimate लिखना जरा नीचे कहीं जाकर। let's assume remaining life as on is suppose 7 years. remaining life is suppose 7 years. बताएं कैसे अमाउंट कैलकुलेट करो? फिगर बोले, फिगर 14 लाख फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय, मेथड नहीं पता, कैंडीज स्ट्रेट लाइन, रेजिडुअल वैल्यू नहीं पता तो जीरो। अमाउंट बन गई 2 लाख। डबल एंट्री बोले, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही क्रेडिट, लेजर हिलाता ही है। ये वाली जो एंट्री एक्स्ट्रा हुई है ये बस किस दिन हुई है? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, वरना सेपरेट लेजर बना हुआ है तो ईयर एंड आएगा 30 जून 2022। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन सर? नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? ये 14 लाख डिवाइड बाय 7 2 लाख। नहीं सर मुझे भी पता सर यहाँ क्या हो रहा है, मैं भी इसीलिए लगा हूँ। जब मेरे लास्ट लाइन वाले भाइयों को नजर आ रहा है तो सेंटर में भी तो नजर आ ही रहा होगा। डाने सर फाइंड अप करें सर, सीडीज निकालने लगे। सीडीज 1685 000। यही हो गया टोटल, सही करें प्लीज। सीडी 14 लाख होगा, डन है। और 485 ध्यान से बैलेंस कीजिएगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। सीडी सिर्फ 2 लाख ही रह जाएगा। पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर गई? वो किसके साथ नेट हो गई? कॉस्ट के साथ नेट हो गई, और सिर्फ 2 लाख क्या रह गया? सबसीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन फिगर्स के जरा नाम हो जाए ध्यान में रख के, जरा फिगर सॉल्व होगी। 14 लाख क्या है? नहीं ठीक है, नहीं इस वक्त अब कैरिंग अमाउंट चाहिए, लेकिन फेयर वैल्यू है कैरिंग अमाउंट, ज्यादा बेहतर इसका फेयर वैल्यू है। कैरिंग अमाउंट शायद अभी नहीं है, सेपरेट लेजर बने हुए, फेयर वैल्यू है सिंपली, क्लोजिंग फेयर वैल्यू है। हाँ इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है? 2 लाख। इसकी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाया था, कैसे ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मशीनरी के सामने आ रही होगी? फेयर वैल्यू 14 लाख माइनस accumulated appreciation of 2 lakh is equal to 12 lakh carrying amount, and this is carrying amount after evaluation based on revaluation model. Is it carrying amount of 12 lakh according to cost model या revaluation model? तो अगर revaluation model अडॉप्ट हो जाए तो फिर फेयर वैल्यू लेस accumulated appreciation की बेस पे carrying amount आती है। एक नजर ढूंढ के जरा देखें पेज नंबर 2, कल ऐसी बात हुई थी।
कल ऐसे ही बात हो गई थी सर, दरमियान में देखें पेज नंबर 2 के राइट साइड पे दरमियान में, आफ्टर इवेल्युएशन फिर रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और कौन सी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? सबसीक्वेंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आफ्टर इवेल्युएशन, पुरानी एलिमिनेट हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगा। देन सर जरा बुक जरा खोली लिया आप लोगों ने, एक सेकंड पर दिखाएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल, पेज नंबर 4 पे जाना, पेज नंबर 4 के मिड से थोड़ा सा ऊपर, अनदर एग्जांपल ढूंढना जरा। ना करें सर जी, ना करें, ना करें प्लीज, नहीं, मुझे पता है अभी आप और पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपके जज्बात का एहतराम होगा। पर एक एंट्री कर लें छोटी सी, अनदर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बता दें कितनी है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, और 11 लाख और 8 लाख, 3 लाख क्या है, सरप्लस है। बोर्ड पे देखें, अच्छा नजर आ रहा है? अब नहीं अच्छा नजर आ रहा है, अब बुक पे देखें, अब अच्छा नजर आ रहा है। देखिए सर, अब ये जो डाटा आपके सामने है, अगर फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट WDV पे बुक्स में आ रहा है, WDV पे इसका लेजर बना हुआ है, तो कितनी अमाउंट आ रही होगी बिफोर इवैल्यूएशन? 8 लाख, हिम्मत सर, 8 लाख लेजर में 8 लाख आ रहा होगा, और फेयर वैल्यू कितनी है? 11 लाख। तो हमें किसी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस क्या एंट्री कर दें? ना करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, इक्विपमेंट डेबिट सरप्लस क्रेडिट बाय 3 लाख, और किसी एंट्री की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सपोज सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं, एक मिनट ऐसा, तो फिर एसेट अकाउंट में 15 लाख आ रहा होगा, विजुलाइज प्लीज, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में 7 लाख आ रहा होगा, अलग अलग है। अब पहले इस 15 लाख को 8 लाख बनाना है, किसको कहां ट्रांसफर करना है? आप इस कॉन्टेक्स्ट में जरा 2 एंट्रीज लिखें अपने हाथ से भी जरा साइड पे। सेपरेट लेजर के कॉन्टेक्स्ट में पहली एंट्री क्या बनी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट एसेट का नाम बदलो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, कितने से? जितना एक्यूमुलेट बैलेंस हो चुका है, बाय रुपीज 7 लाख। What will be the effect of this entry? 15 लाख 7 लाख से नेट होके 8 लाख जब बन जाएगा तो हम अब रिलैक्स हैं। अब क्या हो गया काम? बस क्या रहेगा, सॉरी, इक्विपमेंट डेबिट सरप्लस क्रेडिट बाय रुपीज 3 लाख। सेपरेट लेजर का सिचुएशन है तो ये फर्स्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एज इट इज हमेशा हुआ करेगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, जो भी एसेट का नाम है, जितनी अमाउंट एक्यूमुलेट हुई है, ऐसे ही सर। लेकिन जो दूसरी एंट्री है ये डिपेंड करेगा कि सरप्लस है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। क्या ये वाली एंट्री सेपरेट लेजर अगर है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और एसेट के, हमेशा सेम रहेगी? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ये हमेशा सेम रहेगी। सेकंड एंट्री में सरप्लस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। नहीं समझ आई मेरी बात? फर्स्ट एंट्री की जरूरत कब नहीं है? अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो फर्स्ट एंट्री की कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी WDV बनी हुआ करेगी, हमें सिर्फ सरप्लस और लॉस का डिसीजन लेना है। लेकिन अगर सेपरेट लेजर है तो ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड इक्विपमेंट या एसेट या मशीनरी जो भी है वो क्रेडिट हो जाए। अब जरा वापस जाए, वो जो हेडिंग थी जिसकी बेस पे ये 2 एग्जांपल्स हुई हैं, उस हेडिंग को जरा एक दफा पढ़ें। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। किसी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट WDV पे है, वरना अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं, तो आप ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्रीज में ले आया करेंगे। एनी कंफ्यूजन सर? एक नजर देख लें जितना भी हुआ आज, और अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी भी देख लें, टाइम हमारी तरफ है। सर फट रहा है। अगर हम ये टाइम ज़हन से निकाल दें तो रिवीजन हो सकती है। एक मिनट पढ़े, चेक करते हैं कितना सर दर्द हो रही है। बच्चे ऐसे अगर पढ़ने वाले हो ना तो टाइम का पता नहीं चलता। सर जी अगर इसी चीज का नाम रिवीजन है तो कुछ और कर लेते हैं। एक नजर काइंडली रिवाइज कीजिएगा जो आज किया सारा रजिस्टर देखें जरा प्लीज। ठीक ठाक काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही हुआ। तो सर जी जाने दे गुस्सा यार, ये कौन सी रिवीजन है? ये तो लगता है सारी अकाउंटिंग रिवाइज कर लेनी है आप लोगों ने 2 मिनट में। किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन ज़हन में आता हो? यहाँ तक जो हमने बातें की हैं उनकी एक शॉर्ट समरी सुने सर। रेडी है सर? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। फेयर वैल्यू अगर ज्यादा है तो सरप्लस है, और अगर फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है। फर्स्ट टाइम अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस बिकम्स पार्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। मींस से यहां से ऑनवर्ड्स, आज से ऑनवर्ड्स अब हमें इक्विटी के 3 हेड्स का पता चल गया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल, सॉरी प्रीमियम अभी नहीं पता चला, इंशाल्लाह कुछ दिन में पता चलेगा। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। सॉरी फॉर द प्रीमियम, अभी आपको उसका नहीं आइडिया। देन अगर लॉस आए फर्स्ट टाइम तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, और लॉस बिकम्स पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। देन इसके बाद बात ये हुई थी कि हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है। रिवैल्यूएशन तब होनी चाहिए जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर मार्केट वैल्यू आए। भारत मैंने फिर ये भी बताया था कि ये डिसीजन हमारा नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर डाटा देगा, वो अगर ये हर साल दे रहा है तो हम हर साल वर्किंग कर लेंगे, और अगर वो ईयर्स का गैप रख रहा है तो हम अकॉर्डिंगली सोच लेंगे। देन फिर ये बात हुई नेक्स्ट कि अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा है और सेम एसेट की सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस आ जाए तो देन फिर वो लॉस पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा। हाँ अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी, और अगर लॉस ऑलरेडी कम है तो नथिंग विल गो टू द प्रॉफिट लॉस। बात ठीक है सर मेरी? फाइनली फिर अभी डिस्कशन ये हुई है कि अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग हो, एसेट अकाउंट अलग है, तो रिवैल्यूएशन डेट पे एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एंट्री एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट की करनी पड़ेगी ताकि एसेट अकाउंट में WDV बन सके। और अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो इस एंट्री की कोई सेंस नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें हिम्मत करके पूरे टाइम तक बैठना हुआ करेगा। अभी आप नौजवान जरा बच्चे बच्चे हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 दिनों से ज्यादा हमें नहीं लग सकते बड़े होने। तो कल कितने बजे तक बैठ जाएंगे? और आज के 20 मिनट का क्या होगा? ये एक्यूमुलेट हो रहा है सर, मेरे आखिरी वर्ड दे में रख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्यूमुलेट हो रहा है, ये डेप्रिशिएट करेंगे तो होगा, अभी सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।